हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचित और इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द मिथ्स अबाउट एमबीबीएस इन फिलीपींस। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, मिथ्स को प्रॉपर क्लैरिफाई करने के लिए हमारे साथ है फिलीपींस में एमबीबीएस के स्टूडेंट एक क्षितिज नेगी। सो क्षितिज, अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी क्षितिज के साथ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। सो क्षितिज, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए फिर से प्लीज एक बार स्टूडेंट्स को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है क्षितिज नेगी और इस समय मैं फिलीपींस में हूँ, एमबीबीएस कर रहा हूँ। अभी मैं प्रेजेंटली 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ और ऑल्सो मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर जो बच्चे इंडिया में और कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी कंट्री एमबीबीएस करना जाना चाहे, उनके क्लियरिटी के लिए। तो क्षितिज जो एमबीबीएस कर रहे 3rd ईयर में, वो उनके एमडी कोर्स के 3rd ईयर, मतलब जो उनका जो पूरा एमबीबीएस कोर्स है उसके सेकंड लास्ट ईयर में। तो क्षितिज, हमारे पास कुछ मिथ्स है जो कि बहुत है, ऑनलाइन भी है, जो कि बताया जाता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के माइंड में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि ये सच बात है या फिर झूठ है। सो आप एक स्टूडेंट है तो आप हमें हेल्प कीजिए इस चीज को प्रॉपर क्लैरिफाई करने के लिए। सो कुछ चीजें हैं मैं आपको जो बताऊंगा, सो आप उसको बताना कि ये मिथ है या फिर सच में है। ओके ओके, ठीक है, ठीक तो है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इज देयर ओवर एडमिशन इन द बीएस कोर्स। जो हमारी फिलीपींस में जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि जो बीएस कोर्स है, जो प्री मेडिकल कोर्स है, उसमें बहुत ज्यादा ओवर एडमिशन होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्री मेडिकल कोर्स में डाल दिए जाते हैं और जो एमडी कॉलेज की जो सीट होती है उसमें सीट्स कम होती है। तो उस चीज के बारे में बताइए कि ये बात सच है या फिर झूठ है। अच्छा, तो इसको तो मैं सीधे अपने कॉलेज पे बात करूंगा कि क्योंकि मैंने तो अपना कॉलेज देखा है। औरों में अगर कुछ डिफरेंट होगा तो उसका तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मेरे कॉलेज में जितने बच्चे हम पढ़ते हैं, मतलब मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 फर्स्ट ईयर में चल जाते हैं। बजाय यहाँ के जो दूसरे कॉलेज के हैं, कोई फेल हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमारे कॉलेज में आना चाह रहा है तो वो भी आ जाता है। तो यहाँ पर इंडिया जितनी, मतलब इंडिया में एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादा ही कम सीटें होती हैं, यहाँ पर उतना प्रॉब्लम नहीं है। मेजोरिटी मतलब 99 केसेस में अगर तुम उस कॉलेज में बीएस कर रहे हो तो आराम से तुम फर्स्ट ईयर मतलब एमबीबीएस में आराम से चले जाओगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ा इनमें से जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई एक्सेप्शन हो तो आई डोंट नो अबाउट इट, बट मेजोरिटी में ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। दूसरा जो काफी ज्यादा बोला जाता है कि जो एनमेट एग्जाम होता है, जो प्री मेडिकल कोर्स का एनमेट एग्जाम होता है, कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, स्टूडेंट्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते, अपने ये वेस्ट करते हैं। तो ये क्या बात सच है कि एनमेट एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? नहीं नहीं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि एनमेट बहुत आसान एग्जाम है। बहुत ही आसान एग्जाम है, मतलब इंडिया के हिसाब से तो बहुत आसान एग्जाम है। उसका ना एक्चुअली एनमेट के 2 पार्ट होते हैं। पहला तो आईक्यू देखते हैं तुम्हारा, और दूसरा ही मतलब ये बायोलॉजी फिजिक्स आती है। और उसमें जो बायोलॉजी फिजिक्स आती है ना, वो ऑलमोस्ट 10th क्लास के आते हैं, मतलब 12th क्लास की भी नहीं आती है। मतलब बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम थोड़े से भी मतलब पढ़े लिखे हो ना, बिल्कुल ही बुद्धू नहीं हो, थोड़ा भी मतलब एक एवरेज बच्चे हो ना, तुम अच्छे खासे मार्क्स में पास हो जाओगे। ऑफ कोर्स टॉप नहीं मारोगे, लेकिन जितने तुम्हें ग्रेड की जरूरत है ना, उससे काफी ज्यादा आराम से ला सकते हो। सो हम ये कह सकते हैं कि नीट एग्जाम जिसने क्वालिफाई किया है वो आराम से एनमेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। हाँ हाँ, क्योंकि देखो अभी का प्रेजेंट के सिनारियो में तो तुम फिलीपींस तभी आ सकते हो जब तुम इंडिया का नीट में कम से कम 50 परसेंटाइल लेकर आओ। तो अगर तुम इंडिया में नीट में 50 परसेंटाइल लेके आ सकते हो ना, इतने कैपेबल हो, तो मेरी गारंटी है कि कम से कम एनमेट में 70 से ऊपर ही लाओगे, क्योंकि एनमेट उससे बहुत ही इजी एग्जाम है। और इन केस जो बच्चे थोड़े और घबरा रहे हैं, फिलीपींस में नॉर्मली तुम्हें जगह जगह में उसके अंदर कोचिंग बोल सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग भी मिल जाएंगे, 2-3 महीने के जो तुम्हें प्रिपेयर कराएं। और वो भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर बुक्स भी आती हैं फिलीपींस में। तो बुक्स अच्छा। वो जैसे अपने इंडिया में होती है वैसी बुक्स आती है पर सब्जेक्ट्स की। तो मैंने भी वो खरीदी थी, मेरे फ्रेंड्स ने भी खरीदी थी, तो उसको हम थोड़ा प्रैक्टिस करते तो ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी। ठीक है। एक जो और प्रॉब्लम जो बताई जाती है कि फिलीपींस में सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का। तो ये कहा जाता है कि प्राइवेट कॉलेज में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है, या फिर कोई डायसेक्शन हॉल ही नहीं, या फिर कोई लेक्चर हॉल ही नहीं। ये भी बात बोली जाती है कई बार कि कोई डायसेक्शन हॉल या फिर कोई लेक्चर हॉल भी नहीं है। तो ये क्या बात, ये सच है कि फिलीपींस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? जितना देखो, जितना मेरे को आइडिया है इंडिया के हिसाब से, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टूडेंट्स के हिसाब से बेटर है। मतलब यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ चीजें बनी हैं, हॉल्स हैं, सब कुछ है जैसे तुम सोच रहे हो, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ इंडिया में एक्चुअली बहुत लिमिटेड है, मतलब 100 ही बच्चे जा सकते हैं या 150 बच्चे जा सकते हैं। यहाँ से लिमिट ही नहीं है, यहाँ पर मतलब बच्चे ठूस देते हैं बहुत सारे। वो बात बिल्कुल सच है कि बच्चे बहुत सारे बहुत कम एरिया में ठूस देते हैं। लेकिन मेरे कॉलेज में बोल रहा हूँ थोड़ा सा ओवर क्राउडेड है, लेकिन ये जो हॉल्स क्लासरूम है, ये सब मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पर जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ,
कॉलेज पे बहुत डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज तुम जा रहे हो। अब बिल्कुल ही पता नहीं, किसी ने नाम ही नहीं सुना, ऐसे कॉलेज में तुमने गलती से एडमिशन ले लिया तो भगवान ही भरोसा तुम्हारा। तो थोड़ा सा रिसर्च करके जाना कॉलेज के बारे में जाने से पहले, बेस्ट रहेगा। आप प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, ना कि सिर्फ कंसल्टेंट की बात सुन के आप चले जाओ वहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि कॉलेज ना इंडिया में एक्चुअली जितना मुझे आइडिया है एमसीआई बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है कि कॉलेज ऐसे ही बनना चाहिए कम से कम इतने बच्चों में। और लाइसेंस मतलब मान लो कि तुम पे 100 बच्चे का तो मतलब इतनी चीजें ऐसी होनी चाहिए, अगर तुम पे 200 बच्चे हैं तो इंडिया में ऐसी होनी चाहिए। पर ये लॉ यहाँ बहुत ईजी है, इतने बहुत ईजी कर रखे हैं, तो इतने मतलब लोग ठूस देते हैं यहाँ पर बहुत से बच्चे। तो देख के जाना कि कौन से कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हें बेटर रहेगा। पर नॉर्मली सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद जो एक कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि काफी ज्यादा लोग बोलते हैं कि फिलीपींस की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए स्टूडेंट का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस एक्सपोजर है जो है वो अच्छा नहीं होता है। ये बात बोली जाती है काफी सारे कंसल्टेंट्स के द्वारा, फिर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा जो अलग कंट्रीज में पढ़ रहे हैं वो बोल देते हैं कि आप फिलीपींस तो जाओ ही मत, सिर्फ हमारी कंट्री में आ जाओ, क्योंकि हमारी कंट्री में क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा है, और फिलीपींस मत जाओ, फिलीपींस में तो बिल्कुल ही बेकार क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो ये पहले क्या बात है? हाँ, तो जैसे अभी बोला एक्चुअली यही मैं एकदम ही खतरनाक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूँ ये बात। जैसे अभी क्या बोला कि फिलीपींस में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जितना मुझे नॉलेज है जो फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, वर्ल्ड में पॉपुलेशन डेंसिटी हिसाब से नंबर 1 पे आता है। फिलीपींस एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ऑफ कोर्स केसेस भी तुम्हें मतलब क्या बोले खूब सारे मिलेंगे। केसेस की कमी नहीं होने वाली यहाँ पर, पेशेंट की कमी नहीं होने वाली यहाँ पर। यहाँ पॉपुलेशन इंडिया टाइप की पॉपुलेशन, जैसे इंडिया तो ऑलमोस्ट अभी नंबर 2 पे बोलते हैं, जल्दी नंबर 1 पे आ जाएगा, पर आई थिंक फिलीपींस 7 नंबर पे आता है। और साइज देखा फिलीपींस का, छोटा सा इंडिया के सामने, तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन की कमी नहीं है तो ऑफ कोर्स पेशेंट्स की भी कमी नहीं होगी। वो तो बिल्कुल ही मतलब ये तो बेकार, मतलब जिसने भी कभी बोला हो तो पता नहीं क्या बोला हो, क्या सोच के बोला हो। एक्चुअली काफी सारे मिथ्स फैलाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाए, ये सब चीजें तो होती है। फिलीपींस में पॉपुलेशन बहुत है। हाँ। इसके बाद जो एक सबसे कॉमन डाउट है, बाकी स्टेट्स को डाउट रहता है, वो है कि फिलीपींस में जो नेचुरल कैलेमिटीज है, फिलीपींस में नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज्यादा आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है? फिर ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, या फिर ये है कि हाँ वो चीज इजिली मैनेज हो जाती है? तो इस चीज के बारे में आप ये बात बिल्कुल सच है, और स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं। स्टूडेंट, आम पब्लिक जो भी बोलो, फिलीपींस में कुछ ज्यादा ही नेचुरल कैलेमिटी आते हैं। लाइक मेरा शहर के बगल में वोल्केनो है, जब मैं यहाँ आया था उसके एक साल बाद से तो फट भी गया था, और हर कुछ साल में फटता है। तो उस समय हमारे स्कूल सब बंद हो जाते हैं। लेकिन पता है उस समय डिपेंड करता है कि हवा किस तरफ चल रही है। तो मेरे शहर में नहीं आई थी एशेस। पर जो सोच रहे हैं वोल्केनो फटना मतलब लावा नहीं आता, कोई लोग देख के कंफ्यूज होंगे, उसके मेन प्रॉब्लम वोल्केनो का होता है एशेस। एशेस पूरी एरिया को कवर कर देते हैं। तो मेरे शहर में नहीं आया था पिछली बार, दूसरी साइड चला गया था, उल्टी साइड चला गया था। लेकिन हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम है, वोल्केनोस की बहुत प्रॉब्लम है, अर्थक्वेक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी जो मैं यहाँ फेस करता हूँ, सब कोई फेस करेगा, टाइफून्स। क्योंकि फिलीपींस अगर तुम मैप पे देखो ना, तो चाइना, जापान, फिलीपींस, यहाँ पर उसके बाद पूरा समुद्र है, सीधे यूएस आता है डायरेक्ट। तो इतना बड़ा जो समुद्र है वहां पर सीधे फिलीपींस को हिट करता है। और फिलीपींस में जैसे ईस्ट कोस्ट है और वेस्ट कोस्ट है। तो अगर तुम किसी कॉलेज जा रहे हो, मैं तो मेरे को उतनी नॉलेज नहीं थी, पर कोई देख रहा है उसको मौका मिले तो वेस्ट साइड में जाओ, क्योंकि जो टाइफून आते हैं ना वो इस साइड से आते हैं, इस साइड से, क्योंकि इस साइड में पूरा समुद्र है। तो मैं जो रहता हूँ मैं इस साइड में रहता हूँ, इस साइड में टाइफून हिट करते करते, और इतने बड़े बड़े जब टाइफून आते हैं तो बहुत परेशानी होती है। लेकिन वेस्ट साइड में क्या होता है, टाइफून यहाँ से जब गुजरता है ना, इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ की जो कैपिटल बड़ी सिटी है वो सारे वेस्ट साइड में, इस साइड में टाइफून बहुत ज्यादा हिट करता है। और मैं अपनी भी बात करूँ, लास्ट दिसंबर में यहाँ पर टाइफून आया था बहुत बड़ा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि लास्ट दिसंबर में यहाँ टाइफून आया था बहुत बड़ा। 1 महीने तक मेरे पूरे स्टेट की बिजली गायब। लेकिन मैं अपने स्टेट के कैपिटल में रहता हूँ, तो 1 हफ्ते के अंदर बिजली आ गई थी। और उस 1 हफ्ते में सोचो बिना बिजली के कैसा होता है। मेरा कॉलेज 1 महीने के लिए डिले हो गया था। 1 महीना, मतलब 1 महीना कोई क्लास नहीं थी। तो जो हमारा मई में खत्म होना था वो 1 महीने बाद हमारा खत्म हो रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है, ये सच में प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, आपने जितने भी मिथ्स है जो उनके बारे में प्रॉपर बता दिया कि मिथ्स है और क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। ये काफी हेल्पफुल रहेगा जो आने वाला स्टूडेंट्स है उनके लिए। सो थैंक यू इस चीज के लिए। लेकिन इस चीज में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँ कि बच्चा अगर कोई फिलीपींस ये सोच के नहीं जाए कि भाई वो नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो मान लो वो रशिया भी चूज कर ले, तो यार वहां भी तो बहुत ठंड पड़ती है, वहां भी तो स्टॉर्म आ सकते हैं, विंटर ब्लेज आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो वही ना कि हर तरफ है ही कुछ ना कुछ। मुझे पर्टिकुलर पता नहीं रशिया के बारे में, लेकिन उस बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई फैक्टर वैसे होना नहीं चाहिए किसी के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स नेचुरल कैलेमिटी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल आती है।
टाइफून जो बड़े आते हैं 10 साल में 12 साल में एक बार आते हैं, वो बड़े वाले जो मैंने अभी बताया कि 1 महीने के लिए पूरे स्टेट की बिजली गई थी, पर मेरे शहर में 1 हफ्ते में आ गई थी। लेकिन वो 10-12 साल में एक बार आते हैं। और जो ये आया था, मैंने सुना कि 12-14 साल पहले ऐसा टाइफून आया था कभी यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि हर साल आते हैं। अच्छा। और ऐसा कुछ है जो तुम बताना चाहोगे कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए फिलीपींस आने से पहले? ये जो मेरा जो फाइनल एक सजेशन जो मैं सबको देना चाहता हूँ, एक्चुअली एक सजेशन ही, कुछ मिक्सचर ऑफ सजेशन है। सबसे पहला, एजेंट जिसके थ्रू आ रहे हो अच्छे से चूज करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत बच्चे देखे हैं कि एजेंट मतलब उनसे पैसे ले लेते हैं, उनका काम पूरा नहीं करते। देखो, एजेंट का काम तुम्हें सिर्फ यहाँ लाना नहीं है, राइट? एक तो पहला काम है उसका, पहला काम है यहाँ लाना। कुछ एजेंट तो बच्चों को मतलब छोड़ देते हैं कि तुम चले जाओ, मतलब टिकट विकेट हाथ में दे दिया, एयरपोर्ट में जाओ। ऐसा मेरे फ्रेंड्स है जो है उनके साथ हुआ है, कभी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया, कैसे कैसे वो बच्चे आए। पर कुछ एजेंट तुम्हें छोड़ेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला, सिर्फ छोड़ना नहीं। एजेंट तुमसे यहाँ से पैसा लेता है, पहले का तुम्हें कॉलेज में सारे पेपर वर्क कंप्लीट करना, वीजा का सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना, तो ये अच्छा एजेंट ही करेगा। अगर तुमने बेकार एजेंट पकड़ लेना तो तुम्हें लटका देगा, एक तो पैसे भी तुम्हारे खा जाएगा, उसके ऊपर तुम यहाँ आके तुम्हारा काम भी पूरा नहीं करेगा, और फिर तुम भटकोगे कैसे काम पूरा करना। हाँ, ये प्रॉब्लम तो हर जगह होती है कि एजेंट सिर्फ मतलब एडमिशन करा देता है और फिर वहां पे जाके जब दूसरी कंट्री में जाता है तो कुछ हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड ही नहीं करता है। ये प्रॉब्लम तो हर जगह फेस करनी पड़ती है। ये बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ, जैसे मेरे कॉलेज में कुछ एजेंट है, वो बच्चों को यहाँ लाते हैं, सारे पेपर वर्क करते हैं, और पूरा 1 साल का उनका खाने का रहने का वही संभालते हैं जिस पैसे में वो लेकर आए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि उतने ही पैसे दूसरे बच्चों से लेते हैं, बस आके छोड़ देते हैं, ना वीजा का ना वीजा की पेमेंट की, ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भरवाए, वो फिर अपने पैसों से भी करते हैं। देखो, पैसा भी कोई मेन फैक्टर नहीं है, लेकिन जब तुम पहली बार कहीं जाते हो ना, तो कुछ पता नहीं होता कहाँ जाना है, कैसे पेपर्स भरना है, क्या भरना है, वो सब एजेंट तुम्हें करा के देगा। आइडियली वो सब कुछ एजेंट तुम्हें करा के देगा। तो बिल्कुल एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, कि स्टूडेंट एक फॉरेन कंट्री में जा रहा है, अपने पेरेंट्स से दूर जा रहा है, अकेला जा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वहां पे जाके वो स्टूडेंट की हेल्प करे, जो भी सपोर्ट हो सके। लेकिन कंसल्टेंट को सिर्फ पैसे नहीं देखना चाहिए कभी भी, वो देखना चाहिए कि वो स्टूडेंट को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्टूडेंट परेशान तो नहीं हो रहा, क्योंकि स्टूडेंट उस पर ट्रस्ट करके जाता है कंसल्टेंट पे, एजेंट। ठीक है क्षितिज, थैंक यू फॉर योर सजेशन। सो जैसा कि आपने देखा कि आपको हर मिथ जो कुछ बोलता है उस पर हर चीज डायरेक्टली बिलीव नहीं करना चाहिए, आपको अपनी प्रॉपर रिसर्च खुद भी करनी चाहिए। सो थैंक यू क्षितिज इन चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।